तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। जैसे कि अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हुए आया था, वहां पे क्या पढ़ा था कि जैसे कि हमारे पास दो इवेंट होता था ए और बी। ए और बी दो इवेंट है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बात करेगा। ठीक है, वेर हम लोग बोलते हैं कि बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। कैसे लिखते थे? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय बी। सही है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कुछ नहीं है, ये जो P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, P ऑफ ए बाई बी इंटू पी ऑफ बी। इस तरीके से अपन लिख देंगे P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू P ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए, या उल्टा भी हम लोग लिख सकते हैं P ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बाई बी। क्लियर है? यही होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब इसके ऊपर एप्लीकेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक एक बार देखते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है। इंडिपेंडेंट नाम से समझ में आना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब एक इवेंट अगर अगर हो रहा है, उसका इफेक्ट दूसरे इवेंट पे नहीं होगा। क्लियर है? एक इवेंट अगर अकर हो रहा है या नन अकर, दोनों केस ले सकते हो, अकर हो रहा है या नन अकर हो रहा है, तो उसका इफेक्ट दूसरे इवेंट पे नहीं होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे कि टू इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर। एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में बताता है। समझ लो अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था। ठीक है, सीरीज चल रहा था, 5 मैच का सीरीज था। पहला टॉस समझ लो इंडिया जीता। ठीक है, हालांकि मैच नहीं देखा, हमको आइडिया नहीं है, बट स्टिल मान लो कि पहला टॉस इंडिया जीता। क्या पहला टॉस जो इंडिया जीता उससे ये समझ में आता है कि नेक्स्ट टॉस भी इंडिया जीतेगा या नेक्स्ट टॉस भी ऑस्ट्रेलिया जीतेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ रहा है क्या? पहला मैच में भी इंडिया या ऑस्ट्रेलिया दोनों का टॉस जीतने का पॉसिबिलिटीज क्या था, 1/2 और 1/2। दूसरा केस के अंदर भी क्या होगा, दूसरा मैच में भी क्या होगा, इंडिया के पास भी 1/2 का प्रोबेबिलिटी और ऑस्ट्रेलिया के पास भी 1/2 का ही प्रोबेबिलिटी है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि पहला मैच में इंडिया जीत चुका है तो दूसरा मैच में भी इंडिया ही जीतेगा, दूसरा मैच में ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, उसका इफेक्ट दूसरे मैच पे नहीं आ रहा है। या ऐसा नहीं है कि पहला दो मैच इंडिया जीत चुका है तो तीसरा ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, पहला दो मैच का भी इफेक्ट किसी तीसरा मैच पे नहीं आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एक और अच्छे से एग्जांपल के साथ समझते हैं, विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, बिकॉज पूरा चैप्टर के अंदर अपन यही करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो कि a bag contains a bag contain four red, सॉरी रेड का स्पेलिंग गलत लिख दिया, 4 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स। ठीक है, बैग कंटेन 4 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स। टू बॉल्स आर drawn at random, one after the other. What is the probability? What is the probability of getting a red ball? ठीक है, पहला केस है विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, दूसरा केस है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब समझो, हमारे पास एक बैग के अंदर कितने बॉल्स है टोटल, 7। 4 रेड बॉल है प्लस 3 ब्लू बॉल्स है, टोटल हो गया हमारे पास 7 बॉल। ठीक है, सवाल क्या पूछा, टू बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक हम लोग बॉल उठा रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो क्या होना चाहिए, रेड बॉल। पहला केस में क्या बोल रहा है, विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, विथ रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आपने बैग से बॉल उठाया, देखा कौन सा कलर का बॉल है, फिर दोबारा उस बैग के अंदर आपने रख दिया। क्लियर है? इनिशियली जब आप बैग से बॉल उठा रहे हो तो आपके पास टोटल बॉल कितने हैं, 7। क्लियर एजेस, टोटल बॉल कितने हैं, 7। आपने बैग सॉरी बॉल का कलर नोट डाउन करके दोबारा जब बैग में रख दिया तब भी तो बैग के अंदर कितने बॉल्स होंगे, 7 ही होंगे। तो पहला केस के अंदर हमारे पास जब फर्स्ट रेड बॉल हम उठा रहा है, ठीक है, फर्स्ट रेड बॉल जब हम निकाला है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होगा, 4/7। दूसरे केस के अंदर
जब हम अगेन रेड बॉल को ही विड्रॉ कर रहे हैं तब भी मेरे पास क्या रहेगा, सेम सिनेरियो 4/7, बिकॉज जो बॉल को हम निकाला उसको रखा नहीं, उसको दोबारा बैग के अंदर रख दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस सिनेरियो को हम लोग क्या बोलते हैं, विथ रिप्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं, विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का जब सिनेरियो होता है ना, यही होता है अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यही क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बिकॉज यहाँ पे सिनेरियो समझो आप, पहला बॉल जब हम लोग निकाला, ठीक है, और दूसरा बॉल जब हम लोग निकालने वाले हैं, दोनों केस के अंदर समझे तो सैंपल स्पेस हमारा बदला नहीं है। पहला में भी हमारे पास सैंपल स्पेस क्या था, सेम। दूसरा केस में भी हमारे पास सैंपल स्पेस क्या है, सेम। जब सैंपल स्पेस सेम रहता है वो केस किसका हो गया, इंडिपेंडेंट का। क्लियर ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट का केस, ठीक है। 4 रेड बॉल, 3 ब्लू बॉल, टोटल हो गया हमारे पास 7, ठीक है। 4 रेड बॉल और 3 ब्लू बॉल अगर हमारे पास है, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट का सिनेरियो है। पहला बॉल जो हम विड्रॉ किया वो क्या हो जाएगा, 4/7। विड्रॉ किया, अब उसको हम दोबारा नहीं डाल रहे हैं बैग के अंदर। विड्रॉ किया, बैग के अंदर दोबारा नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब 4 में से कितने रेड बॉल हो गए, 3 रेड बॉल। टोटल 7 थे, 7 में से अब कितने हो गए, 6। सो इट विल बी 3/6। अब इस सिनेरियो में देखो आपका सैंपल स्पेस बदला ही नहीं बदला। सो इट विल बी 12/7, 6 जा 42। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिपेंडेंट इवेंट। क्लियर एजेस, यहाँ पे सैंपल स्पेस हमारा क्या हो गया, बदल चुका है। और पहला केस में सैंपल स्पेस हमारा नहीं बदला था, सेम टू सेम था। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर है। पहला केस किसका था, विथ रिप्लेसमेंट। दूसरा केस किसका था, विदाउट रिप्लेसमेंट का। कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक है। तो फॉर्मूला के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जैसे कि ए और बी दो हमारे पास क्या होंगे इवेंट, तो उस केस में अगर वो इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अपन क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। जैसे कि थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को दोबारा अपन लेके आते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे क्या लिखा होता, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए। अब इस केस के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, पी ऑफ बी बाई ए जो लिखा हुआ है, इसके जगह डायरेक्टली अपन क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ बी इफ इट इज इंडिपेंडेंट। क्योंकि बी बाई ए को जब आप रीड करते हो, आप कैसे करते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है ना। अब इंडिपेंडेंट के केस में बी को फर्क ही नहीं पड़ता भाई ए हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बी अपना अकेला है, ठीक है। बी को कोई फर्क नहीं पड़ता ए का क्या सिनेरियो चल रहा है, वो अपना अकेला है। तो हम लोग डायरेक्टली पी ऑफ बी बाई ए की जगह क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ बी। तो इसलिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। क्लियर। ये कहानी होगी आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स में एक और चीज याद रखना, कोई भी दो इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स जो होंगे ना, वो भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। मतलब किसी चीज का अकर होने का सिनेरियो अगर इंडिपेंडेंट है तो उनका नन अकरेंस का भी सिनेरियो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट। मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर आ गया और ए और बी इंडिपेंडेंट बोल दिया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू, ठीक है, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। क्या बोल सकते हैं, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इंटू, कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है ये चीज, यहां तक कहानी समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.6 पे पहला सवाल अपने को दिया हुआ है, इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ऑफ ए दिया हुआ आपको कितना, 1/2। पी ऑफ बी आपको दिया हुआ है 7/12, ठीक है। पी नॉट ए नॉट बी, मतलब पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट
ये दिया हुआ है 1/4 के बराबर। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये अपने को बताना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। देखो ये कब पॉसिबल है, पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट आप निकाल लो, क्या हो जाएगा 1/2, 1 में से माइनस करेगा 1/2 ही होगा। बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, 1 - 7/2 इट विल बी 5/12। ठीक है, तो 1/4 के बराबर होने के लिए इसका सॉरी, इसका मल्टीप्लीकेशन बराबर होना पड़ेगा, हाँ या ना। So it will be 1/2 into 5/12, which is 5/24, not equal to 1/4. So obviously A and B are not independent. ठीक है, नेक्स्ट सवाल भी कुछ इसी टाइप का है शायद। पी एन एफ बी इवेंट्स, पी ऑफ ई दिया हुआ आपको 3/5, एफ दिया हुआ है 3/10, इंटरसेक्शन दिया 1/5, आर ई एन एफ इंडिपेंडेंट। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 × 3 कितना होता है 9, 9 बाय हमारे पास क्या आएगा 50, 9/50 1/5 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। सो नंबर 2 भी हमारे पास क्या होगा, नॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर। नेक्स्ट आ दो क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पे क्या दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है 3/5, पी बी दिया हुआ है 1/5। बोला है कि फाइंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ये तो आसान है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी कर दो। सो इट विल बी 3/5 इंटू 1/5, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3/25। नेक्स्ट नंबर 2, ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए आपको दिया हुआ है 1/4, ठीक है, पी बी दिया हुआ आपको 1/2, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ आपको 1/8, देन फाइंड पी नॉट ए एंड नॉट बी। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंसी के बारे में कुछ नहीं बोला है, ये चीज समझना, ठीक है ना। तो इसके जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 - पी ऑफ ए यूनियन बी, तो 1 - पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 - 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। कोई दिक्कत इसके अंदर। तो सिनेरियो क्या रहेगा, एलसीएम पे आ जाएगा 8, 4 2 टाइम्स 2, 4 टाइम्स -1, 4 + 2 6, 6 - 1 5, 1 - 5/8, सो इट विल बी 3/8। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई इशू। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ऑलरेडी बोल दिया। तो पी ए दिया हुआ आपको 0.3, पी बी दिया हुआ आपको 0.6। ठीक है, फाइंड, पहला सवाल है हमारे पास पी ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी। सो इट विल बी 0.3, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं 0.3 इंटू क्या हो जाएगा 0.6। कोई दिक्कत इसके अंदर। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.18। नेक्स्ट, पी ए बट नॉट बी, ठीक है ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो इट विल बी पी ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पी ए की जगह लिख सकते हैं अपन 0.3, बी कॉम्प्लीमेंट की जगह लिख सकते हैं क्या, 1 में से 0.6 को माइनस कर दो, इट विल बी 0.4, सो इट विल बी 0.12। कोई दिक्कत। नेक्स्ट नंबर 3, ए और बी का मतलब ए यूनियन बी। सो इट विल बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की जगह अपन लिखेंगे क्या 0.3, बी की जगह लिखेंगे 0.6, माइनस इंटरसेक्शन ऑलरेडी हम लोग निकाल के रखे 0.18। ठीक है, तो 0.3 प्लस 0.6 कितना हो गया 0.9, और 0.9 में से 18 माइनस कर दो, इट विल बी 0.72। कोई दिक्कत इसके अंदर। नेक्स्ट नंबर 4 पे अपने पास दिया हुआ है
नाइदर ए नॉर बी, ठीक है। सो इट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी बी कॉम्प्लीमेंट। तो पी ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 0.7, 0.7 इंटू 0.7 और 0.6 ये हो गया तो 0.4, सो अल्टीमेटली आ जाएगा मेरे पास 0.28, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। कोई दिक्कत इसके अंदर? चलो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया हुआ है, ए डाई इज थ्रोन, if E is the event, the number appearing is a multiple of 3. F is the event, the number appearing is even, then find whether E and F are independent. ठीक है, तो डाई थ्रो किया है, सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6। ई इवेंट आपको ऑलरेडी डिफाइन करके दिया है, क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 के हिसाब से P ऑफ E कितना हो जाएगा, 3 और 6, मल्टीपल ऑफ 3 तो ये दो ही होता है, सो इट विल बी 2/6 विच इज 1/3। और एफ इवेंट क्या हो जाएगा, नंबर अपियरिंग इज इवन, नंबर इज इवन। तो इवन के केस के अंदर इवन क्या क्या होगा, 2 4 और 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा आपके पास, 3/6 विच इज 1/2, ठीक है। तो इंडिपेंडेंसी के लिए इंटरसेक्शन भी देखना पड़ेगा, तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या कॉमन आएगा, सिर्फ और सिर्फ 6, तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/6, ठीक है। अब बोला है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है, बिल्कुल है। अब P ऑफ E इंटू P ऑफ F करो, इंटरसेक्शन के बराबर होगा, क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/2 विच इज इक्विवेलेंट टू 1/6। तो हम लोग बोल सकता है क्या है ये, इंडिपेंडेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है सबका? नंबर 5 पे क्या दिया हुआ है, डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड। 1 2 3 किस में दिया हुआ है, रेड, ठीक है। और 4 5 6 किस में दिया हुआ है, ग्रीन में, ठीक है। ए बी द इवेंट नंबर इज इवन, ए एक इवेंट है, नंबर क्या हो गया हमारा, नंबर इज इवन। तो इवन कितना है, 3, 2 4 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास 3/6 विच इज 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या दिया, बी इवेंट के लिए बोल रहा है नंबर इज रेड, नंबर इज रेड, कितना रेड नंबर है, 3, नंबर इज रेड। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगेन 3/6 विच इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब इनके बीच का इंटरसेक्शन निकालते हैं, रेड भी होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए, तो एक ही आ रहा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ व्हाट, 2, रेड है और इवन है, यस। कौन सा, और सॉरी ये 1/2 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इट विल बी 1/6। सवाल क्या पूछा है, फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो ई और एफ इंडिपेंडेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ठीक है। बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पी ए और पी बी को मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 1/4 which is not equivalent to 1/6, तो A and B are not independent, ठीक है। कोई इशू किसी को, क्लियर? चलो अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे पास सिनेरियो क्या क्रिएट हुआ है, पी ए आपको दिया हुआ है 0.2, पी बी दिया हुआ है स्मॉल पी, पी ऑफ ए यूनियन भी दिया हुआ है 0.6। A and B are to be independent events. Find the value of P. A और B इंडिपेंडेंस बोल दिया, तो यहाँ पे देखो, क्या हम लोग P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू लिख सकते हैं P A प्लस P B माइनस A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो A यूनियन B की जगह लिखेंगे 0.6,
ए की जगह लिखेंगे क्या 0.2, बी की जगह लिखेंगे पी, और जब इंडिपेंडेंट बोला है तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी। ठीक है, तो 0.6 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा 0.4 इक्वल टू पी, माइनस पी ए की जगह लिखो 0.2, बी की जगह लिखो पी, तो 0.4 इज इक्वल टू 0.8 पी। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 0.8 विच इज इक्वल टू 1/2। कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 6 में? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अपने को दिया हुआ है, एन अर्न कंटेंट्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स। कितना है भैया अपने पास 10 ब्लैक प्लस 5 वाइट, टोटल हो गया अपने पास कितना 15। टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, एक के बाद एक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक? प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए ब्लैक होना चाहिए। क्लियर ये चीज, पहला वाला भी ब्लैक दूसरा वाला भी ब्लैक, लेकिन कहानी बोला है क्या विदाउट रिप्लेसमेंट। जो पहला निकाला ठीक है ना वो वापस नहीं रख सकता है। ठीक है, तो पहला केस के लिए हमारे पास क्या हो सकता है 10/15। ठीक है, 10c1 डिवाइडेड बाई 15c1 बोल सकते हैं हम लोग। दूसरा केस के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा केस के लिए हमारे पास क्या होगा, एक ब्लैक बॉल कम हो चुका है, कितना बचा 9, टोटल था 15 उसमें भी एक कम हो चुका है, कितना बचा। ठीक है, तो 2 से 5 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, तो आंसर आ गया मेरे पास 3/7। यही आंसर है, यस यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है, देयर आर 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। कितना 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स, टोटल हो गया 5। क्लियर एचेस, 3 बॉल्स आर टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बैग, 3 बॉल निकाल रहे हैं इस बार। ठीक है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल और 1 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल। बेसिकली सिचुएशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड, ठीक है, एंड 1 ब्लैक बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज समझना, क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। जब आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता है तो बाय डिफॉल्ट आपको ये मान के चलना पड़ता है विदाउट रिप्लेसमेंट का सिनेरियो। ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट का सिनेरियो होगा वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर एजेस, जब आपको कुछ भी नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या मान के चलना है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाला है। ठीक है, आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा फिर से। बोल रहा है कि 3 बॉल हम लोगों ने ड्रॉ किया, ठीक है, जिसमें से 2 रेड था और एक ब्लैक बॉल था, और एक सिनेरियो एक रेड था और 2 ब्लैक बॉल था। अब जो हम लोग बॉल्स को निकाल रहे हैं इनका अरेंजमेंट के बारे में नहीं बोला है, ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि पहले 2 रेड निकला था फिर ब्लैक निकला, पहला वाला ब्लैक था उसके बाद में 2 रेड निकला, या पहले ब्लैक बीच में रेड फिर उसके अंदर ब्लैक, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक चीज के लिए 3 3 सिनेरियो बनेगा। ठीक है ना, देखो कैसे, इसके लिए हम बताता है, पहला रेड हो सकता है, दूसरा भी रेड हो सकता है, फिर एक ब्लैक हो सकता है। एक सिनेरियो, पहला रेड फिर ब्लैक फिर रेड, ये हो सकता है। फिर ब्लैक फिर रेड फिर रेड, इससे ज्यादा और सिनेरियो हमारे पास नहीं बन सकता। सेम इसके अंदर भी वही सेम केस बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट रेड ब्लैक ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक रेड ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड तो हो गया सॉरी, ब्लैक ब्लैक और रेड। क्लियर है, दोनों के लिए 3 3 सिनेरियो बनेगा। हालांकि इसके लिए आप जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे बाकी दोनों के लिए भी सेम होगा, अरेंजमेंट थोड़ा सा इधर उधर होगा लेकिन आंसर आपका सेम ही आएगा। तो इससे बेटर अपन क्या करें, दोनों में 3 3 केस बन रहा है ना, तो बेस्ट चीज अपन क्या करेगा कि 3 को ही कॉमन ले लेता है। दोनों में 3 3 केस अगर आ रहा है हमारे पास तो हम लोग क्या करेंगे 3 को ही कॉमन ले लेते हैं। अब इसका सिनेरियो आराम से निकाल लो, 2 रेड है, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहला रेड के लिए हमारे पास क्या होगा 1/, सॉरी 2/5।
ठीक है। दूसरा रेड के लिए क्या होगा 1/4। फिर नेक्स्ट है ब्लैक, ब्लैक के लिए क्या होगा 3/3, बिकॉज तीन ब्लैक है और लास्ट में तीन ही बॉल तो बचा आपके पास, 3/3 से बट 1। ठीक है, प्लस 3 टाइम्स इसके लिए क्या होगा 1 रेड, 2/5। फिर ब्लैक पे आ जाओ, 3 बाई कितना बचा 4। अगेन ब्लैक निकाल रहे हो, तीन में से एक ब्लैक गया, दो, और टोटल कितना बचा 3। क्लियर। अब यहाँ पे क्या क्या कट सकता है, 3 3 खत्म, 2 2 ये खत्म, तो बेसिकली इट विल बी 3/5 टू जा 10, प्लस यहाँ पे क्या कट जाएगा 3 3 खत्म, 2 2 टाइम्स, या प्लस 3/5। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 10, आप एलसीएम ले लो। ठीक है, सो 3 + 6, सो इट विल बी 9/10। ये आंसर हमारे पास है। यस, यही आंसर है। क्लियर है, ये पूरा सिनेरियो समझ में आया ना। आपको निकालना क्या था, दो रेड कॉम्बिनेशन क्या दिया, 2 रेड एंड ब्लैक बॉल प्लस 1 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल, और हम लोग क्या किया हर एक के लिए 3 3 सिनेरियो बनेगा। ठीक है ना, पहला वाला केस के लिए भी 3 सिनेरियो बनेगा, दूसरा वाला केस के लिए भी 3 सिनेरियो बनेगा, इसलिए 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया। आप कैसे भी अरेंजमेंट करके निकालो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको क्या दिया हुआ है, ए बैग कंटेन्स 5 वाइट, ठीक है ना, 5 वाइट, 7 रेड, 4 ब्लैक, टोटल कितना हो गया 5 + 4 9, 9 + 7 16, टोटल आपके पास 16 बॉल्स हो गया। 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1/1 विथ रिप्लेसमेंट, एक के बाद एक लेकिन विथ रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज वाइट, मतलब एक भी वाइट नहीं होना चाहिए। एक भी वाइट नहीं होना चाहिए इसका मतलब बॉल कौन सा हो सकता है, बाकी रेड और ब्लैक में कुछ भी हो सकता है। व्हाइट को हटा दो, बाकी रेड और ब्लैक में तो कुछ भी हो सकता है। रेड और ब्लैक मिला के कितना बोलो आपके पास 11। तो प्रोबेबिलिटी वेर नन इज वाइट, ठीक है, तो रेड और ब्लैक में कोई भी एक बॉल को विड्रॉ करने का पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है 11/16। अब विथ रिप्लेसमेंट का केस है ना, आपने उठाया और बॉल को फिर डाल दिया, तो दोबारा भी क्या होगा 11/16, तीसरा बार भी क्या होगा 11/16, अगेन 11/6। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन तो जरूरत नहीं है, 11/16 to the power 4 आंसर ऐसे ही आपका भी छोड़ा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, इस पे क्या दिया हुआ आपको, एन अन कंटेन्स 4 रेड एंड 7 ब्लू बॉल्स, 4 रेड और 7 ब्लू, तो आपके पास हो गया टोटल 11 बॉल्स। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं बोला कि 1/1, ऐसा कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट भी हम लोग निकाल ही सकते, कोई इशू नहीं है फिर। 10 का 1 इसमें 1 पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड, ठीक है ना, तो 4/, क्या लिख सकते हो 4/11 इंटू 4/11, ठीक है, तो 16 बाई कितना हो जाएगा 121। चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 4C2 / 11C2, ठीक है ना, तभी आपके पास आंसर क्या आएगा 4 3 और नहीं 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 12, सॉरी, इट विल बी 16/121, ठीक है, वो ऐसे नहीं होगा, इट विल बी 16/121 only। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लू बॉल्स, तो 2 ब्लू बॉल अगर अपन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7/11 इंटू 7/11, सो इट विल बी 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाय 121, ठीक है, वो विथ सॉरी विदाउट रिप्लेसमेंट का केस कर दिया था। नंबर 3, 1 रेड एंड 1 ब्लू बॉल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 1 ब्लू बॉल, तो एक रेड का क्या होगा पॉसिबिलिटी
एक रेड का क्या होगा 4/11, एक ब्लू का क्या होगा पॉसिबिलिटी 7/11, सो इट विल बी 7 4 जा 28/121, बट आंसर ये नहीं है। क्यों नहीं है? वन रेड एंड वन ब्लू बॉल बोला ना, तो आपको अरेंजमेंट नहीं बोला ना, पहला रेड या पहला ब्लू, पहला ब्लू या पहला रेड, तो दो सिनेरियो बनेगा ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, सो इट विल बी 56/121। कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 10 तक? ठीक है।